जय हिंद। पहलगाम में जब 26 हिंदुओं को धर्म पूछकर मारा गया, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री कुछ दिनों तक स्थिर हो गए। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे, अपने माँ का अपने बाप का कसम खा के बोले थे कैसा प्रधानमंत्री है हमारे देश में जो हिंदुओं का हत्या होता है, हिंदुओं को मार दिया जाता है धर्म पूछकर, और ये चुप बैठे हुए। लेकिन वही जब भारतीय सेना ऑपरेशन सिंधु के नाम पर पाकिस्तान में डूब के मारती है, तो यही लोग रास्ते पे निकल जाते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान का पानी क्यों बंद हुआ, पाकिस्तान में क्यों हमला किया जा रहा है, पाकिस्तान के लोगों का क्या होगा। इस सब तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। भैया क्या बोलिएगा? पहले तो प्रधानमंत्री को कोसते हैं, फिर जब सेना हमला करते फिर बोलते हैं कि पाकिस्तान पे क्यों हमला हुआ। देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और अभिव्यक्ति की आज़ादी का यहाँ के लोग पूरा फ़ायदा उठाते हैं। आपने देखा है कि जिस तरीके से कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे लोगों का धर्म पूछ पूछ कर उनके परिवार के लोगों के सामने, उनके पत्नियों के सामने उनको एकदम माथे पर सटाकर गोली मारकर उनकी हत्या की गई। और इस घटना के बाद से पूरे देश में एक आक्रोश का माहौल था। देश के लोग इसका बदला चाहते थे। ऐसे में जब भारत की सरकार ने कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान का पानी बंद किया, पाकिस्तान का फ्रेट कॉरिडोर बंद किया, पाकिस्तान के लोगों का वीज़ा बंद किया, पाकिस्तान के लोग जो भारत में रह रहे थे वैध या अवैध रूप से उनको वापस भेजने का काम किया, तो भी हमारे देश के विपक्ष की राजनीति करने वाले लोग और सो कॉल्ड सेकुलर जिनको आप कहते हैं, बुद्धिजीवी जिनको कहते हैं, ऐसे लोग जिनको अर्बन नक्सल के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे लोगों ने कहा कि ये तो गांव का झगड़ा जैसा लगने लगा, हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, हम तुमको रास्ता बंद कर देंगे। और जब भारत की सरकार को पुख्ता प्रमाण मिल गया कि इस घटना के पीछे पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों का हाथ है, उनके आकाओं का हाथ है, वो लोग चिन्हित हो गए जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिलाया था, तब भारत की सरकार ने, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सेना के साथ बैठक की और अपनी उस 26 माताओं बहनों के सिंदूर का बदला लेने के लिए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चालू किया। आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही नपे तुले तरीके से पाकिस्तान के उन हर जगहों पर हमला किया गया, आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त किया गया और उसको छोड़ के दूसरा कोई भी उद्देश्य भारत की सरकार का या भारतीय सेना का नहीं था। चुन चुन कर उनके अड्डों को तबाह किया गया, उनको मारा गया। उसके बाद पाकिस्तान ने वापस भारत में ड्रोन से हमला किया। भारत के सीमावर्ती अंतर्राष्ट्रीय जो बॉर्डर है वहाँ के गांव में, वहाँ के शहरों पर हमला करना शुरू किया। जिस तरीके से ड्रोन पाकिस्तान मार रहा था, अगर उस ड्रोन को विफल नहीं किया जाता और वो ड्रोन गिरते तो भारत में मरने वाले लोगों की संख्या हजारों में होती, तबाह हो जाता भारत। लेकिन भारत के सैन्य बल ने सूझबूझ का पूरा इस्तेमाल किया और एंटी ड्रोन, जो एंटी मिसाइल्स वेपन्स हमारे पास है, उनका इस्तेमाल किया और उनके भेजे गए सारे ड्रोन को, मिसाइल को मारा। जब हमारे नागरिकों पर हमला होने लगा, उसके बाद भी भारत की ओर से पाकिस्तान के किसी भी नागरिक पर एक भी हमला नहीं किया गया। हमला किया गया जब सेना खुलकर आतंकवादियों का साथ देने लगी, जब सेना खुलकर कहने लगी कि हमने पुलवामा में बहुत ज़बरदस्त अटैक किया था, जब वो स्वीकार करने लगे कि आतंकवादियों के पीछे वहाँ की सरकार, वहाँ की सेना, वहाँ की पुलिस खुलेआम खड़ी है, आतंकवादी मारे जाते हैं, उनके ऊपर पाकिस्तानी झंडा लगाया जाता है, उनके जनाजा के जो नमाज होते हैं उसमें सारे अधिकारी शामिल होते हैं। इससे ये प्रमाणित होता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को सह देता है, वो ही आतंकवाद को फैलाता है। तब हमने पाकिस्तान के ऐसे उन अड्डों को भी तबाह किया जहाँ से वो भारत पर हमला कर रहे थे। उनके कई एयरबेस को हम लोगों ने तबाह किया, उनके कई जो एंटी मिसाइल्स अड्डे थे उनको हम लोगों ने तबाह किया। साथ ही साथ उनका न्यूक्लियर वेपन का भी जो उनका लेबोरेटरी था वहाँ भी हमला किया। और ये हमला करके भारत ने ये बताया है कि अभी युद्ध नहीं शुरू हुआ है, ये सिर्फ युद्ध का आगाज है। अगर युद्ध होगा तो देखते ही देखते पाकिस्तान निस्तो नाबूद हो जाएगा। ऐसे में इसकी मध्यस्थता भी होती है। आपने देखा है विभिन्न चैनल के माध्यम से सारी बातें खुलकर सामने आ गई है कि किस तरीके से जब पाकिस्तान पूरी तरीके से डर गया, पाकिस्तान को लगने लगा कि अब हमारा न्यूक्लियर वेपन जहाँ है वहाँ भी हमला हो जाएगा और हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे, उसके पास तेल ख़त्म हो गया है, लड़ने की क्षमता नहीं है, ऐसे में पाकिस्तान की ओर से भारत के पास
एक आता है निवेदन कि हम लोग सीज फायर करते हैं, चूंकि भारत को युद्ध करना नहीं है, भारत युद्ध के मूड में कभी नहीं था। आपने हमारे यहाँ आतंकवादी हमला किया, हमने उसका जवाब दिया, आतंकवादियों को उड़ाया। आपने हमारे बॉर्डरों पर हमला किया, हमने आपके एयरबेस को उड़ाया। इसके बाद हमारा युद्ध तो पाकिस्तान के साथ था नहीं। सीज फायर जब होता है तब फिर लोग के पेट में दर्द होता है। एक तरफ यही लोग हैं जो बोलते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। जब सीज फायर होता है तब अब ये लोग बोलते हैं कि अरे अभी तो पीएको को ले लेना चाहिए था, अभी तो हमारी पूरी सेना फार्म में थी, एकदम घुस के पूरे पाकिस्तान को कब्जा कर लेना चाहिए था। ये वही लोग हैं जिनकी सरकारें 60 साल 70 साल तक भारत में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता में रहने का काम किया। जो लोग मीडिया के सामने तो भारतीय सेना की बड़ी बड़ाई करते हैं, सरकार के साथ रहने का वादा करते हैं, लेकिन इनके पाले हुए कुछ लोग हैं जो पीछे से बिना भोंके नहीं मानते हैं। भारत की जनता सब कुछ देख रही है। ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने पहली बार आम नागरिकों पर हुए हमले के लिए किसी देश के सैन्य अड्डों को उड़ाया गया। ये कोई साधारण बात नहीं है। हमने इसके पहले भी हमारे देश में आए दिन आतंकवादी हमले होते थे, आए दिन संसद पर हमला होता था, क्या नहीं हुआ है। स्टेशन उड़ाए जाते थे, होटल पर कब्जा कर लिया जाता था, दिल्ली के सड़कों पर रोज अनाउंसमेंट होती थे, कोई भी अनजाने चीज़ को हाथ मत दीजिए, बम हो सकता है। ऐसे माहौल से प्रधानमंत्री जी ने देश को निकाला है। वो लोग जो सिर्फ निंदा करने के सिवाय जिनके पास कुछ नहीं होता था, वो लोग भी आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सूझबूझ का सहारा लिया है और भारत की सेना ने, तीनों सेना ने नपे तुले तरीके से, जिस तरीके से आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया है, अब तो तथ्य प्रमाण भी सामने आने लगे हैं। पिछली बार पुलवामा के बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो इसी भारत के कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी थे, वो इसका प्रूफ मांग रहे थे। इस बार तो प्रूफ भी है, और प्रूफ सिर्फ भारत नहीं दे रहा, प्रूफ तो पाकिस्तान से आने लगा। रावलपिंडी का आप देख लीजिए, या पाकिस्तान के 6 से 7 एयरबेस देख लीजिए, जिस तरीके से उसके हवाई जहाज़ों को, मिसाइलों को न्यूट्रलाइज करने का काम भारत की वीर सेना ने किया है। इसके बाद और कुछ कहने के लिए नहीं बचता है। ये निर्लज्ज लोग हैं जो अपने ही देश में अपने देश को कमज़ोर करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। ये कभी खुश नहीं हो सकते हैं। हमला नहीं करो तो ये दुखी है, हमला करो तो ये दुखी है, पानी बंद करो तो ये दुखी है। आप बताइए, पाकिस्तान का पानी बंद हुआ, आपके पेट में दर्द क्यों है? क्यों वामपंथी लोग आज कलकत्ता की सड़कों पर उतर कर बोल रहे हैं कि पाकिस्तान का पानी बंद करना उचित नहीं है? तो क्या करें, अपने देश के लोगों को मरने दें? आपके जैसा तो हम नहीं कर सकते हैं कि भारत में रह के भारत का खाकर चीन का गुणगान करें। आपके जैसा तो हम कभी नहीं कर सकते हैं। ये पहले की सरकार नहीं है, ये आधुनिक भारत की सरकार है, ये नया भारत है। ये भारत अब एक गाल पर चमाटा खाने के बाद दूसरा गाल सामने नहीं लाएगा। जिस हाथ से आप मेरे एक गाल पर तमाचा मारेंगे, उस हाथ को आपके शरीर से उखाड़ के फेंकने का ताकत रखने वाला ये नया भारत है, जिसने बहुत सूझबूझ के साथ पाकिस्तान को ऐसा जवाब दिया है जिसके जवाब से चीन का और अमेरिका का दोनों का होश ठिकाने आ गया है। एक बात कहना चाहते हैं, जो लोग एक तरह से रो रहे हैं, कसम खा रहे हैं अपने परिवार का, माँ बाप का कसम खा रहे हैं और बोल रहे हैं कि आखिरकार क्यों पाकिस्तान पे हमला किया गया। अब सोचिए, जिस प्रकार से पहलगाम में हिंदुओं को मारा गया, उसके बाद से ऑपरेशन सिंधु चलाया गया, लेकिन ऑपरेशन सिंधु में पाकिस्तान के एक भी सिविलियन की मौत नहीं हुई। जितने भी मरे हैं जिहादी थे, आतंकवादी थे। ये कह सकते हैं पाकिस्तान का तो आधा से ज़्यादा नागरिक जिहादी और आतंकवादी है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जिनके अंदर इंसानियत होती है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जितने ड्रोन आए और भारतीय सेना ने उनको नष्ट किया, अगर उसमें से आधे ड्रोन भी भारत में इंटर करते ना, तो कितने भारतीय लोगों की मौत होती जानते हैं? उस समय यही लोग भैया चिल्ला चिल्ला के बोलते कि प्रधानमंत्री ने क्या किया, भारत की सेना क्या कर रही थी, देश के लोग क्यों मरे। क्या बोलिए? देखिए, ये स्वाभाविक है। ये तो हम लोगों ने जब पहलगाम में हमला हुआ, जब निरीह निहत्थे लोगों पर धर्म पूछकर उनकी हत्या की गई, आज तक लोग अभी उस बात को मानने को तैयार नहीं है। लोग बोलते हैं कि नहीं, ये तो अफवाह है, ये तो मीडिया का बनाया गया बात है। लोग बोल रहे हैं कि कोई धर्म पूछ के नहीं मारा है, उसमें तो एक मुसलमान भी मरा है। क्यों नहीं मरेगा मुसलमान? मुसलमान मरेगा नहीं। मुसलमान अगर प्रतिवाद करेगा, मुसलमान अगर मान लीजिए कोई घटना हो रहा है, उसका कोई क्लाइंट है, उसके लिए वो सामने आया तो उसको मारा। लेकिन जब धर्म पूछ के मारा गया है, अब उसको क्यों नकार रहे हैं? एक छोटा सा बच्चा जिसके आंख के सामने उसके परिवार को मार दिया गया, वो बता रहा, क्या उस बच्चे को मोदी जी ने समझाया है क्या? क्या आप बताओ। एक महिला जिसके पति को मार दिया गया, वो महिला स्पष्ट रूप से बोलती है कि जब मेरे पति को मारा गया तो मैंने कहा कि अब मुझे क्यों छोड़े, मुझे भी मार दो। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, तुमको मारेंगे नहीं, जाके अपने मोदी को बता देना। ये सारी बातें झूठी हैं, बनाई हुई बातें हैं। 26 लोगों को मार दिया जाता है, उसके बाद भी इनके शरीर का खून गर्म नहीं होता है। ये लोग बोलते हैं कि ये भारत की सरकार ने खुद करवाया है।
ये माइंड डाइवर्ट करने के लिए है। इतने गंदे लोग हैं जो लोग कल तक बोलते थे कि पुलवामा का आज तक जांच नहीं हुआ। पाकिस्तान के सेना अधिकारी ने खुद स्वीकार किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बार बार कहा है, वहाँ के आतंकवादियों ने कहा है, वहाँ पर तो साफ सईद ने कह दिया कि पुलवामा में हम लोगों ने जिस तरीके से आपको सबक सिखाया था, उसकी सेना ने भी कहा कि पुलवामा में जिस तरीके से हम लोगों ने पूरे बुद्धिमत्ता के साथ उस ऑपरेशन को अंजाम दिया था, अब कौन सा सबूत चाहिए। ऐसे ये निर्लज्ज लोग हैं, इनको कुछ नहीं आता है, इनको ना देश से प्रेम है ना कुछ है, इनको वोट बैंक की राजनीति करनी है और विदेशी फंड पर इनका परिवार चलता है। ये विदेशी एजेंडा को चलाने के लिए ये लोग इस तरह की काम करते हैं। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी सरकार का कहीं ना कहीं सहयोग कर रही है, भारतीय सेना का सहयोग कर रही है, अभिषेक बनर्जी भी सहयोग कर रहे हैं, तो महुआ मित्रों को क्यों ऐसा लग रहा है कि ये एक प्रोपेगेंडा है जो बीजेपी फैला रही है? देखिए, महुआ मित्रा के बारे में पूरे देश के लोगों को पता है कि महुआ मित्रा का एजेंडा कहाँ से चलता है। महुआ मित्रा के बारे में आपने देखा है, सदन में भी वो प्रश्न पूछने के लिए लोगों से गिफ्ट लेती थी, पैसा लेती थी। महुआ मित्रा का एजेंडा कहीं ना कहीं से सेट होता है। महुआ मित्रा को तृणमूल कांग्रेस से ज़्यादा किसी और दूसरे राजनीतिक दल से भी प्रेम रहा है। इसके पहले उनका जहाँ का नेक्सस था, वो नेक्सस भी चाइना वाला नेक्सस है। हो सकता है कि महुआ मित्रा के पास वहाँ से कहीं से एजेंडा आया हो, उस पर बोल रही हैं। उनको मुख्यमंत्री से किसी से लेना देना नहीं है। आश्चर्य तो तब होता है जब पूरे देश के वो लोग जो हमेशा सरकार के खिलाफ बोलते हैं, मोदी का विरोध करते हैं, ऐसे लोगों ने भी इस विपरीत परिस्थिति में देश का साथ दिया। देश की देखिए, विरोध करने वाले जो राजनीतिक दल के लोग हैं, उनका काम है, विपक्ष का काम है आपके ऊपर प्रश्न पूछना, वो प्रश्न पूछेंगे। लेकिन इस विपरीत परिस्थिति में सेना का पूरा मनोबल बढ़ाने के लिए जो विपक्षी राजनीतिक दल के लोगों ने जो एकजुटता दिखाया है, ये अपने आप में इस देश में पहली बार देखने को मिला है। और पूरी मजबूती के साथ भारत का सरकार दोनों हाथ खोलकर सेना को खेलने के लिए मौका दिया था और हमने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया है कि आने वाले कई वर्षों तक पाकिस्तान वापस भारत की तरफ ऐसी नज़र से दोबारा नहीं देखेगा। अब सोचिए, पाकिस्तान का पानी बंद हुआ तो लोग रास्ते पे उतर के प्रदर्शन कर रहे कि पाकिस्तान का पानी क्यों बंद किया गया। लेकिन जब मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के पीने के पानी में जहर मिला दिया जाता है जिहादियों के द्वारा, उस समय कोई क्यों नहीं प्रोटेस्ट करता है कि उनके पीने के पानी में क्यों जहर मिलाया गया, वो तो पीने से सब परिवार मर जाएगा। देखिए, ये पश्चिम बंगाल में वोट बैंक की राजनीति के तहत ये इस तरह के काम आपको देखने को मिले हैं। यही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब विपक्ष की राजनीति करती थी, तब इनको बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी पश्चिम बंगाल के लिए समस्या नज़र आते थे। ये इनके फर्जी वोटर जो हैं बांग्लादेशी, वो इनको बंगाल के लोकतंत्र के लिए खतरा नज़र आते थे। लेकिन जब ये सत्ता में आ गई और जब इनको मुस्लिम वोट मिलने लगे, तब इनको यही बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी अपने वोटर दिखने लगते हैं, अपने भाई दिखने लगते हैं। जब इनका आधार कार्ड कैंसिल किया जाता है तो बोलती है कि मेरे लाश के ऊपर से गुजर कर आपको कुछ करना पड़ेगा। यही ममता बनर्जी जी, मुर्शिदाबाद की घटना होती है तो एक बार झांकने नहीं जाती हैं, इनके मुँह से एक शब्द नहीं निकलता है। आज देखने को मिला है जो पश्चिम बंगाल का एक सैनिक पाकिस्तान के कब्जे में है, पूरा देश लगा हुआ है। एक तरफ तो वो बोलती हैं कि ये विषय राष्ट्रीय स्तर का है, विदेश मंत्रालय का बात है, लेकिन आज उनका एक बयान आया है कि मैं अपने अलग सोर्स से भी प्रयास करूंगी। मतलब भारत की सरकार जो नहीं कर पा रही है, वो ममता बनर्जी जी अपने अलग सोर्स से इस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। सोर्स कहाँ का है, क्या लगता है? ये सोर्स या तो ममता बनर्जी का सीधे पाकिस्तान से संपर्क है, वहाँ बोलेंगी कि जाने दीजिए, कोई बात नहीं है, अपना आदमी है, इसको थोड़ा छोड़ दिया जाए। ये सोर्स तो ये बातें जो है, आपको भारत की सरकार पर भरोसा नहीं है, भारत के विदेश मंत्रालय पर भरोसा नहीं है, भारत के कूटनीति पर भरोसा नहीं है, और आप ऐसी बात बोलती हैं कि इन सारे सिस्टम के बाद भी ममता बनर्जी के पास कोई सिस्टम है जिस सिस्टम में जाकर वो उस सिपाही को या उस सैनिक को छुड़ाने का काम करेंगे। ये इनकी बात अपने आप में एक नया विवाद पैदा करती है। ये वो लोग हैं जो वोट बैंक की राजनीति के लिए बंगाल को बारूद के ढेर पर खड़ा करने का काम किया है। सबसे ज़्यादा आतंकवादी को, अलगाववादियों को, उपद्रवियों को शेल्टर देने का काम पश्चिम बंगाल में हुआ है पिछले कई दशकों से। और ये पश्चिम बंगाल आतंकवादियों के लिए, अलगाववादियों के लिए, एक तरह से कहिए तो उनके लिए स्वर्ग के रूप में इसको देखा जाता है। आने वाले दिन में देश की जनता ये जान चुकी है और अब बंगाल की जनता भी जान गई है कि पश्चिम बंगाल में जब तक इन अलगाववादी ताकतों के हाथ से देश को अलग स्वतंत्र नहीं कराया जाएगा, तब तक भारत सुरक्षित नहीं हो सकता है। अच्छा, सीपीएम क्यों बोल रही है बार बार रिजाइन पीएम? देश के समझिए 140 करोड़ लोगों का जो भरोसा है वो प्रधानमंत्री पे है। ये सीपीएम वाले कहाँ से बीच में आ जाते हैं कि प्रधानमंत्री का रिजाइन चाहिए, अब प्रधानमंत्री हार गए हैं, पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए प्रधानमंत्री। देखिए, सीपीएम अब भारतवर्ष की राजनीति में सीपीएम का कोई बहुत बड़ा औचित्य नहीं रह गया है।
पश्चिम बंगाल में तो इनका दिया जलाने वाला कोई नहीं बचा है। पूरे भारतवर्ष की राजनीति में भी सीपीएम अब समाप्त होने के कगार पर है। उनकी विचारधारा ही ऐसी रही है कि हमेशा से वो नेगेटिव पॉलिटिक्स किए हैं। देश के जनता को, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को मूर्ख बनाकर उन्होंने आंदोलन किया, भारत के सत्ता में काबिज होने का काम किया, प्रदेशों में उन्होंने सत्ता चलाने का काम किया, केंद्र में भी कई बार गठबंधन की राजनीति में उन्होंने सत्ता में आने का काम किया। लेकिन अगर उनका मूल उद्देश्य कुछ रहा है तो वो सिर्फ भारत को कमज़ोर करने का रहा है। ऐसे लोग प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगते हैं। उनको थोड़ा भारत का इतिहास देखना चाहिए। कुछ लोगों को अचानक से इंदिरा गांधी याद आ गई हैं। पोस्ट भी हो रहा था इंदिरा गांधी को लेकर, आयरन लेडी इंदिरा गांधी होती तो पता नहीं क्या होता, इंदिरा गांधी होती तो ये हो जाता, इंदिरा गांधी होती तो पाकिस्तान भारत में आ जाता। अरे इंदिरा गांधी थी तो क्यों नहीं पाकिस्तान भारत में आ गया? इंदिरा गांधी नो डाउट कठोर निर्णय लेती थी, लेकिन आप तब की परिस्थिति का आज की परिस्थिति के साथ तुलना कर रहे हैं। जब आप इंदिरा गांधी की बात कर रहे हैं तब पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर ताकत नहीं था। आज पाकिस्तान एक न्यूक्लियर ताकत है। भारत दुनिया में तेजी के साथ में बढ़ रहा है, दुनिया का नेतृत्व करने वाला देश बना है। ऐसी स्थिति में हम एक छोटे मोटे एक अपने पड़ोसी देश के साथ युद्ध कर कर अपने देश की पूरी विकास की पूरी धारा को बंद कर दें, ऐसा भारत नहीं कर सकता है। इंदिरा गांधी होती तो बहुत कुछ होता। इंदिरा गांधी थी तब जाके 92-94 हज़ार पाकिस्तानी सैनिकों को जिंदा छोड़ दिया गया। इंदिरा गांधी इतने ही ताकतवर थी तो सबको मरवा देना चाहिए था। और इंदिरा गांधी के जो वंशज हैं वो तो 60 साल भारत में राज किए हैं, वो क्यों नहीं कर लिए? बिल पास करने से पीओके भारत का नहीं हो जाता है। पीओके को भारत में लेने के लिए आपको रणनीति बनानी पड़ती है। आपको राजतंत्र के माध्यम से, कूटनीति के माध्यम से उस देश को मजबूर करना। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये आधुनिक भारत है, ये नया भारत है। जिस तरीके से हमने पाकिस्तान को कटोरा लेकर भीख मांगने पर, आप सुने हैं महाराज, दो देशों में लड़ाई होती है, दोनों तरफ से हथियार तने हुए हैं और एक देश उसमें से वर्ल्ड बैंक के सामने भीख मांगने पहुंच जाता है। आपको अंदाजा लग रहा है उस देश की स्थिति क्या है? ना उसके पास तेल है, ना उसके पास खाने का है, ना उसके पास पैसा है, ना लड़ने के लिए हथियार है, सब मांग कर करना है। आप समझ रहे हैं भारत ने पाकिस्तान को कहाँ पहुँचा दिया है? बहुत जल्द पाकिस्तान जब भारत से लड़ रहा था उस समय पाकिस्तान सिर्फ भारत से नहीं लड़ रहा था, पाकिस्तान को अपने ही देश में बलूचिस्तान की लड़ाई को भी फेस करना पड़ा, उसको तालिबान से भी लड़ना पड़ा। आने वाले दिन में भारत की रणनीति का, भारत की कूटनीति का नतीजा आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। पाकिस्तान टुकड़ा टुकड़ा होगा और भारत बैठकर तमाशा देखेगा। ये दिन भी आपको जो बहुत जल्द देखने को मिलेगा। जो लोग भारत में रह के ये आंदोलन कर रहे हैं कि पाकिस्तान का पानी चालू कर दीजिए, पाकिस्तान के साथ इतना गलत मत कीजिए, वहाँ के लोगों को दिक्कत हो रहा है, उनसे सवाल रहेगा कि जब पाकिस्तानी लोग बॉर्डर में घुसकर भारतीय सैनिकों को मारते थे तब ये प्रदर्शनकारी कहाँ चले जाते थे? 2014 के पहले भारत की जो स्थिति थी, यहाँ बम धमाका, वहाँ बम धमाका, उस समय ये प्रदर्शनकारी कहाँ चले जाते थे? उस समय इनको ये नहीं दिखता था कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। लेकिन 2014 के बाद जब भी कोई आतंकी हमला होता है उसका जवाब घर में घुस कर दिया जाता है, तब इनको प्रश्न याद आता है और ये रास्ते पे उतर कर प्रदर्शन करते हैं। लेकिन इनके प्रदर्शन से ना देश के नेताओं को मतलब है, ना भारत की जनता को मतलब है। बस इतना ही कहना चाहेंगे कि ये नया भारत है, ये घर में ढुकेगा भी और घर में घुस के मारेगा भी। इसका साफ साफ प्रमाण सर्जिकल स्ट्राइक था और ऑपरेशन सिंधु है। और इसके आगे अगर किसी प्रकार की कोई नाकामी होती है पाकिस्तान के द्वारा तो फिर कहना चाहेंगे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत है। जो 140 करोड़ जनता अपने भरोसे के दम पे प्रधानमंत्री को बना के रखी है ना, वो जानते हैं कि मेरे को पाकिस्तान को कैसे जवाब देना है। और देश की जो सेना है ना, वो भी इंतजार करिए, जिस दिन ऑर्डर आया उस दिन रातों रात पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा। जय हिंद।